नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, पिछले 2 साल से भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन जरूर देखने को मिला है। जिस तरह से पिछले 11 साल में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, खास तौर से अगर हम 2013-14 की बात करें, 15 तक चले जाएं, उस दौरान पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद राष्ट्रीय क्षितिज पर आते आते या आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। बहुत सारे लोग मोदी जी के राजनीतिक इस कार्यशैली को, उनकी प्रोपेगेंडा को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे एक दूसरे रूप में देखा जाता है, जो जिसे कह सकते हैं कि वो सकारात्मक पक्ष नहीं है देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, संसद के लिए, देश की बहुसंख्य जनता के लिए। फिर भी नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। 11 साल बहुत लंबा समय होता है। 2 टर्म उन्होंने पूरा किया, उसके बाद फिर वो तीसरे टर्म की ओर, भले ही वो अल्पसंख्यक अल्पमत सरकार के नेता हैं, बावजूद इसके जो उनकी अपनी जिस संगठन से, जिस संस्था से वो जुड़े रहे हैं बचपन से, जो कुछ उन्होंने बचपन से जाना, समझा, पढ़ा, जिस कार्यशैली को, जिस विचारधारा को उन्होंने जिया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी कदम उठा नहीं रखते हैं। वो ये अलग बात है कि चुनाव जीतने के लिए कभी कभी उनकी भाषा शैली को लेकर के काफी आलोचना होती है। जब वो मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, भैंस चुरा ले जाएंगे, बेटी उठा ले जाएंगे, इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो थोड़ा पद की गरिमा के अनुसार तो ठीक नहीं ही है। वैसे भी एक आम राजनीतिक के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कम से कम भारतीय राजनीति में तो उसकी कल्पना नहीं की जाती है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो एजेंडा था उनका, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था, ये सब उन्होंने आगे बढ़ाया और काफी आगे बढ़ाया। इसमें वो काफी सफल रहे। देश को में एक जादू सा कर दिया। एक समय तो ये था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए यह देश तैयार नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। वक्त बदला, वक्त ने करवट ली और 2 साल पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो किसी को विश्वास नहीं था, सहज विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था कुछ लोगों को
कि क्या ये लक्ष्य पूरा होगा। खुद राहुल गांधी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो 4,500 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, देश को नापने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उन्होंने किया। ये करने के साथ ही साथ उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। लोगों से मिलने के बाद उनके आभा मंडल में एक विस्तार हुआ और वो जनता से जुड़ करके, जनता से मिल करके, जनता की सुन करके बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आई। हो सकता है वो सारी चीजें नोट डाउन भी की गई होंगी, जरूर की गई होंगी। और उसी दौरान एक नारा आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। साथ ही साथ एक नारा उसी वक्त और आया, डरो मत, डरो मत, डराओ मत। फिर वो कुछ दिन के अंतराल के बाद लोकसभा चुनाव के पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली। मणिपुर से महाराष्ट्र तक, वो मणिपुर जहां पर कि कोई सत्ता पक्ष से शीर्ष नेतृत्व वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। बार बार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि कम से कम प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को वहां जरूर जाना चाहिए, वहां के लोगों से मिलना चाहिए, दोनों समुदायों से मिलना चाहिए और जो द्वंद्व की स्थिति है उसे मिटाना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। लेकिन कोई गया नहीं। राहुल गांधी वहां गए, एक दो नहीं 3-3 बार गए, मुद्दा बार बार वो उठाते रहे। इसी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, संविधान की रक्षा का। राहुल गांधी की क्या सोच थी वो एक अलग चीज है, लेकिन संविधान की रक्षा का मुद्दा जिस ढंग से देश की जनता के भीतर बैठना चाहिए था उस ढंग से तो नहीं आया। कुछ बुद्धिजीवियों तक जरूर उनके बीच में चर्चा का विषय बना कि जो रूलिंग पार्टी है वो, उसकी जो कार्यशैली है वो शायद संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन संविधान की रक्षा से जुड़ा हुआ एक जो नैरेटिव समाज के दबे कुचले लोगों के बीच, जो वर्षों से, दशकों से, शताब्दियों से दबे कुचले थे, उनके भी और उनके लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई थी, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। और वो व्यवस्था दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस आरक्षण ने एक बड़े तबके को, जो दबा कुचला, समाज के हाशिए पर रखा गया जो समाज था, उसके मन में एक डर पैदा हुआ कि संविधान ने जो मुझे एक अधिकार दिया है आरक्षण का,
वो ये सरकार छीन लेगी, क्योंकि ये मनुवादियों की सरकार है। ये राहुल गांधी शुरू में इस ढंग से नहीं आए थे, जहां तक मुझे याद है। उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, उसके दूसरे बहुत बड़े कई कारण हैं। संवैधानिक जो ढांचा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर कब्जा होना, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर कब्जा होना, शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा होना, वो लगातार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया को घेरने लगे। इन सब का निचोड़ निकाल करके ये जो चीजें आई, तो उससे एक बड़ा तबका राहुल गांधी के संविधान बचाओ के नारे से प्रभावित हुआ, और उस तबके ने ही, और ये तबका संविधान बचाओ का नारा राहुल गांधी का तब और कारगर हो गया, तेजी से लोगों के भीतर बैठने लगा, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने, जो कि संसद सदस्य के लिए प्रत्याशी थे या भावी प्रत्याशी थे, उन्होंने 400 पार का नारा दिया और कहा कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। तो ये एक जो चीजें निकल करके आई सामने, उसने एक काम तो किया कि भारतीय जनता पार्टी 400 तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बहुमत से भी रोक दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी राहुल गांधी की, जिसके माध्यम से उन्होंने जो नैरेटिव जो देश के सामने रखा था, उसमें वो सफल रहे। उसके बाद भी वो लगातार संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, 90% और 10% की बात करते हैं, और लगातार वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी और 20-25 उद्योगपतियों की पर हमला करते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि, गिनाते हैं कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, कारपोरेट सेक्टर हो, बड़े घरानों का जो डायरेक्टरेट्स होते हैं, वो जो एक उनकी जो कमेटी बनती है, निदेशक मंडल जो बनता है, उसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं, इसकी बात करते हैं। लगातार कर रहे हैं वो। लगातार संविधान सम्मेलन भी हो रहा है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन अभी बिहार में पटना में कल ही हुआ है। इन सब चीजों से एक चीज जो मुझे समझ में आई कि आरक्षण की वकालत करते करते, समाज के दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की वकालत करते करते, उनका इशारा कारपोरेट जगत में, मीडिया जगत में, और ऐसे जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर, उनके अंदर भी आरक्षण लागू करना शायद राहुल गांधी की बड़ी लकीर यही हो सकती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। एक तरफ लेटरल एंट्री और तमाम इस तरह की कवायद, NFS आजकल आ गया है, नॉट फॉर सुटेबल, इन सब के जरिए सत्ता पक्ष लगातार आरक्षण पर चोट पहुंचा रहा है, आघात पहुंचा रहा है।
अब तो आरएसएस प्रमुख यहां तक कह देते हैं कि जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी वो पूर्ण आज़ादी नहीं थी। पूर्ण आज़ादी तो राम मंदिर निर्माण के बाद ही मिली। तो आज़ादी की तिथि को लेकर के एक तरह से परोक्ष रूप से संविधान पर हमला है। ये तब है जब लोकसभा के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे और इतना ज्यादा संविधान का मुद्दा इतना दिलों में छा गया कि प्रधानमंत्री जब तीसरी बार शपथ लेने के लिए जाते हैं तो संविधान को माथे लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आरएसएस कहीं रुका नहीं, बीजेपी कहीं रुकी नहीं, संविधान पर आघात पहुंचते रहे। उन संस्थाओं के माध्यम से जो कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से जो कि स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, वो विश्वविद्यालय हो, डिग्री कॉलेजेस हो, स्कूल हो, आईआईटी आईआईएम हो, इन सब जगहों पर तहस नहस करके रख दिया गया। इस बीच में लगातार अपने आप को संविधान के मुद्दे पर जगाए रखना ये कम बात नहीं थी। और ये जो एक मुहिम है, वो जो अटैक है परोक्ष रूप से कि हमको निजी संस्थानों में भी आरक्षण को लागू करवाना है, वहां भी इन दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनकी जगह दिलानी है। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी शुरू हुआ था। जब इसकी शुरुआत हुई थी निजी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आरक्षण की आवाज गूंजनी शुरू हुई थी। इसके लिए बाकायदे तत्कालीन मंत्री मीरा कुमार जी ने पहल की थी, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुला करके इस पर बहस भी शुरू की थी, उन्होंने उनके विचार लेने शुरू किए थे। लेकिन फिर अचानक से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल की बात है, और उसके बाद उनका पहला कार्यकाल खत्म हुआ तो दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। उसी दौरान अर्जुन सिंह ने शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की वकालत शुरू की थी। वो भी बहुत दिनों तक नहीं चला और दूसरे कार्यकाल में वो भी मंत्रिपरिषद से भी बाहर हो गए। अब जब फिर से उस चीज को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, तो एक सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि क्या इसका पूरा ब्लूप्रिंट राहुल गांधी के पास है? वो किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे, कैसे इसे क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। और वो बार बार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई, हमारी सरकार आई तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके लिए ही एक टूल के रूप में उन्होंने जात जनगणना को चुना है कि हम जात जनगणना कराएंगे और ये पता लगाएंगे कि
वास्तविकता क्या है कि कितने दलित हैं इस देश में, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने सवर्ण हैं। सवर्णों में भी ऐसे कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि समाज की मुख्य धारा से अभी दूर हैं। उन सब को लेकर के ये एक बहुत क्रांतिकारी मुद्दा है, चाहे वो आरक्षण का हो, संविधान का हो, जाति जनगणना का हो। लेकिन इसके पीछे ब्लूप्रिंट क्या है? क्योंकि जो चीजें दिखाई दे रही हैं पूरे कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो लगातार इस पर बातें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज नीचे नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस में भी। या आज हम ये कहें कि कांग्रेस में भी एक बड़ी जमात ऐसी है जिसे संविधान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आरक्षण के बारे में। क्योंकि अगर ये आरोप लगाया जाए बीजेपी और आरएसएस के ऊपर कि वहां वो सवर्ण बिरादरी का कब्जा है, तो इससे कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कांग्रेस का शीर्ष क्रम अखिल भारतीय कांग्रेस से लेकर के और प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक, और भी नीचे चले जाएं तो ब्लॉक स्तर तक सवर्णों का बाहुल्य है। तो ऐसी स्थिति में जबकि इस 2025 को कांग्रेस ने बदलाव वर्ष घोषित किया है, नवसृजन वर्ष घोषित किया है, ऐसे में क्या कुछ चलना है? क्योंकि अब 26 जनवरी भी सामने आने जा रही है, भारतीय गणतंत्र दिवस, यानी कि संविधान लागू होने के बाद की वो स्थिति जिसकी हम वर्षगांठ मनाएंगे। संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं। आखिर जो संविधान की मूलभूत बातें हैं उनको अक्षरशः लागू करना, ग्रास रूट लेवल तक उसको पहुंचाना और पूरे देश के हर क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के, ये एक 21वीं सदी का क्रांतिकारी कदम है। और अगर ये राहुल गांधी इसमें सक्षम हो पाते हैं तो ये बापू का स्वराज का सपना पूरा करने जैसे होगा। लेकिन इसके पीछे है क्या? इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जब राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, डरो मत, डराओ मत, संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, ये कुछ जो नारे उन्होंने दिए, जो एक नैरेटिव सेट किया, उसकी अब पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। वही घूम फिर करके वही चीजें रोटेट हो रही हैं 2 साल से। मेरी समझ से राहुल गांधी को इसमें कुछ नया चीज भी, नई चीजें भी जोड़नी होगी। सामाजिक न्याय को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, संविधान को लेकर के आपके पास एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी लेगेसी है। आज भी कुछ खोजेंगे आप तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी मिल जाएंगे जिनके माध्यम से
आपकी जो लाइन है, आपकी जो दिशा है, उसको और समृद्ध करने के लिए वहां से कुछ निकल सकता है। बहुत से ऐसे साहित्य हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को और रिच करते हुए अपने संबोधन को, अपने लेखन को, अपनी एक्टिविटी को आप आगे ले आ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। ये प्रयास अगर राहुल गांधी कहीं से करते हैं, और इसके लिए एक चीज और भी है कि उन्हें सबसे पहले इन सारी चीजों के साथ साथ अपने जो अगल बगल के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कम से कम CWC से ले शुरुआत इसकी की जाए। उसके अंदर जो लोग हैं CWC में, वो लोग राहुल गांधी की नीतियों को, राहुल गांधी की दिशा को, राजनीतिक दिशा को, उनके चिंतन को पूरा नहीं तो कम से कम कमोवेश उसको स्वीकार करें। अगर कुछ उसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है तो उसको जोड़ने की सलाह दें। जैसे आजादी के बाद पंडित नेहरू, पटेल, अबुल कलाम आजाद, ये लोग जो इन जैसे जो भी लोग थे, बहुत बड़ा एरा था। बहुत सारे नाम गिनाने लगेंगे तो वो एक कई वीडियो हो जाएगा केवल नाम ही गिनाते गिनाते। इस तरह के का जो एक आपका किचन कैबिनेट है, उसको तैयार किया जाए और वहां पर लगातार मंत्रणा हो, गहन चीजें चलती हों और एक दूसरे को उससे बताया जाए कि इस तरह से नहीं, इस तरह से भी, इसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि केवल वैचारिक रूप से आप एक विचारक हो सकते हैं, आपको अपनी पार्टी को भी देखना है। चुनावी राजनीति में आपकी पार्टी फिर से कैसे खड़ी हो सकती है। अब तो आपके पास एक और जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन भी है, केवल कांग्रेस ही नहीं है, इंडिया गठबंधन भी है। तो आखिर किस तरह से अपनी पार्टी को अपने मुद्दों को जोड़ते हुए उसे पब्लिक तक इस तरह से पहुंचा करके कि वो चुनावी राजनीति में भी आपकी मदद हो जाए और आप जो सरकार, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर लेंगे, इस तरह की जो बातें हैं। तो सरकार कैसे आए इस पर भी सोचना होगा। और ये मुद्दे बहुत छोटे मुद्दे नहीं हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत क्रांतिकारी मुद्दे हैं और सामाजिक, देश के सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा कारक है। इसके लिए आपको कांग्रेस के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो बतौर नेता प्रतिपक्ष अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ, विचारकों के साथ बैठ करके इन मुद्दों पर एक आम सहमति बने और हर कोई जहां भी जाए उस आवाज को आगे बढ़ाता चला जाए। संविधान को, आरक्षण को, जाति जनगणना को, एजुकेशन सिस्टम को, आर्थिक जो व्यवस्था है उसको लेकर के, ये जब तक सम्यक प्रयास नहीं होगा तब तक शायद बात अधूरी रह जाएगी। कल भी मैंने कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी बातें रख रहे हैं, तो
जिनके सामने ये बातें रखी जा रही हैं, अगर वो जैसे कल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में गए तो कार्यकर्ताओं के भीतर भी वो चीजें आपको बैठानी पड़ेंगी, वो समझानी पड़ेंगी कि हम क्यों संविधान, केवल संविधान की किताब लहरा देने से बात नहीं बनती है। बाकायदे इसका एक प्रशिक्षण होना चाहिए, एक कार्यशाला होनी चाहिए जिसकी शुरुआत नीचे से की जाए, ब्लॉक लेवल से की जाए और उसे राष्ट्रीय स्तर तक, और ये अलग अलग नहीं, समानांतर चलने वाली ये प्रक्रियाएं हैं, उसको समानांतर चलाया जाए। तो उससे एक सबसे बड़ी चीज मिलेगी कि ये इसका एक बाकायदे कैलेंडर बनाया जाना चाहिए, उसका एक टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए कि आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे। ये नीचे से रोजाना कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहें, संविधान को लेकर के, संविधान आरक्षण को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, आर्थिक मुद्दों को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, इन सब युवाओं को किस तरह से काम दिया जा सकता है, उनसे कैसे उनके स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन चीजों को लेकर के आपको अपनी एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और इसको एक कंबाइंड एफर्ट के रूप में लेकर के चलना होगा। जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, क्योंकि अब राहुल गांधी की चीजें स्टीरियोटाइप होती चली जा रही हैं। तो जब चीजें स्टीरियोटाइप होने लगती हैं तो फिर पब्लिक उससे उबने लगती है, फिर आपकी बात कोई नहीं सुन पाएगा, उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई थी। उसी दौरान पेपर लीक का भी मामला आ गया, उसी दौरान भ्रष्टाचार का भी मुद्दा आ गया, माफिया, शिक्षा माफिया भी उसी समय आ गया, कोचिंग संस्थान भी आ गए, बेरोजगारी को लेकर के घपले घोटालों का भी मामला आ गया। वो बहुत उसमें आपका सेना का भी मामला आपने जोड़ दिया, लड़कों की 4 साल की नौकरी को लेकर के। तो ये चीजें, वो उसका परिणाम आपको देखने को मिल गया जब आप जो चाहते थे वो आप करीब करीब उसके नजदीक पहुंच गए। लेकिन अब आपको सम्यक प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, रिपीटिशन से बचना पड़ेगा और एक नई सोच के साथ हर दिन एक नई सुबह, इस देश में एक नई सुबह ले आने की जरूरत है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।